हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू आवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम कुछ डिस्कस करें उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो बच्चे अपना फीडबैक देते हैं उन्हीं की वजह से मैं ये वीडियो क्रिएट कर पाती हूँ और मुझे लगता है कि सच में आप लोगों की हेल्प हो पा रही है। अदरवाइज पता ही नहीं चल पाता है कि ये जो वीडियोज़ हैं वो आप लोगों का भला कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं। लेकिन सच में जब आप लोग फीडबैक देते हैं, जो भी बच्चे अपना प्यार और सपोर्ट बना रहे हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद है। और बस आप ही लोगों के लिए ही ये चैनल मैंने क्रिएट किया हुआ है, जिससे कि आप लोगों का भला हो सके, क्योंकि मेरे टाइम पे ये सुविधा नहीं थी। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई टॉपिक चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिए और जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं उस कंटेंट को इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे लेके आऊंगी। ठीक है, देखिए सिलेबस से रिलेटेड तो वीडियोस हम देख ही रहे हैं, वो तो चल ही रही है। कुछ ग्लिच हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ टाइम की कमी हो जाती है, जिस वजह से चैनल पे वीडियो नहीं आ पाती है। बस ठीक है यार, आप लोगों का साथ है, फिर क्या ही दिक्कत है। तो आज की ये जो वीडियो है वो हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला कि मैम जो बीएड में प्रैक्टिकल होता है, जो वाइबा होता है, उससे रिलेटेड आप थोड़ा डिस्कस कीजिए। तो चलिए आज उसी से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। मैंने अपनी पुरानी यादें जो थी वो ताजा की और मस्त तरीके से याद किया कि मेरे टाइम पे सर ने किस तरीके से प्रैक्टिकल लिया था, क्या क्या डिस्कशन हुए थे। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीजें दोबारा से वापस जाके सोचने में। तो आइए अपना पूरा एक्सपीरियंस डालती हूँ इस वीडियो में और कोशिश रहेगी कि आप लोगों को चीजें समझ में आए। ठीक है, और जो बच्चों का डर है ना प्रैक्टिकल को लेके, भाई वो नहीं होना चाहिए। बच्चों की बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है वाइबे को लेके, प्रैक्टिकल को लेके, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो हमारी इंटर्नशिप होती है भाई। इंटर्नशिप 1 महीने की होगी, 4 महीने की होगी, 2 महीने की होगी, हर जगह अलग अलग तरीके की होती है। इंटर्नशिप क्या, हम स्कूल में जाके पढ़ाते हैं बच्चों को, सभी को ये बात पता होगी। और ये जो आपका वाइबा है या प्रैक्टिकल है वो फाइनल ईयर में होता है। फर्स्ट ईयर में हो सकता है आपके जो इंस्टीट्यूशन के जो सर हैं या मैडम है, हो सकता है आपका थोड़ा सा ले लें, है ना, वाइबा प्रैक्टिकल, लेकिन वो मेन नहीं होता है। आपका जो मेन प्रैक्टिकल या वाइबा होगा वो फाइनल ईयर में होता है। ईयर वाइज है तो सेकेंड ईयर में होगा, सेमेस्टर वाइज है तो 4th सेमेस्टर में होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई है। तो इंटर्नशिप आप करने जाते हैं या तो 1 महीने की, 2 महीने की, 4 महीने की, इस तरीके से होती है, वो अलग है। मेरे मन में ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी कि भाई इंटर्नशिप कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि इंटर्नशिप कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बैठ के, अचानक से एग्जामिनर आ जाएंगे, क्वेश्चन पूछने लगेंगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जामिनर आपके इंस्टीट्यूशन में ही आएंगे, आपके टीचर साथ में बैठे होंगे और आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, आपको देखा जाएगा पढ़ाते हुए या फिर वाइवा लेते हुए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए कि आपकी इंटर्नशिप में सिर्फ आपको ट्रेन किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि बच्चों को कैसे डील करना है, क्योंकि हर इंसान को, हर व्यक्ति को बच्चों को डील करना नहीं आता है। क्योंकि जो टीचर्स होते हैं, वो जो मारने वाले टीचर्स होते हैं, वो इसी तरीके के होते हैं। अगर आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हुआ है बच्चों से कभी, तो जाहिर सी बात है, अगर कभी बच्चे ने कोई क्वेश्चन भी पुट कर लिया तो आपने बिल्कुल उसको गुस्से से झकझोर दिया, आपने उसको चुपचाप बैठने के लिए कह दिया, मतलब इस तरीके कि आपकी कोई धारणा नहीं होनी चाहिए, भावना नहीं होनी चाहिए। आपका जो डेवलपमेंट है वो किया जा रहा है इंटर्नशिप के थ्रू, आपकी पर्सनालिटी डेवलप की जा रही है, आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप इंटर्नशिप में जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डेली सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि बच्चा क्वेश्चन जरूर पूछेगा और आपको उस डर की वजह से पढ़ना पड़ेगा, या मतलब कुल मिला के आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं वहां पे। तो या प्रेयर हो गई है स्कूल की, या फिर ड्रेसिंग सेंस हो गया है, या फिर कुछ भी टीचर्स को बताना है, एक्सेट्रा सब कुछ। ठीक है, तो कुल मिला के आपकी होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलप होती है इंटर्नशिप में, आप प्रॉपर टीचर बनते हैं। ठीक है, क्योंकि हम भाई जो कोर्स में पढ़ाया जा रहा है वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही बीएड में, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप। भले ही आप एक भी दिन इस इंस्टीट्यूशन ना गए हों, कॉलेज ना गए हो बीएड में, लेकिन आपका इंटर्नशिप पे जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेली का डेली जाइए, अगर आप मतलब मेरी मानेंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल शिद्दत से पढ़ाया था, क्योंकि आपको मेरी स्किल में दिखता होगा। और जाहिर सी बात है, जब आप डेली पढ़ाते हैं, आपका जो तरीका है, आपका जो वे है किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का, वो तभी आएगा। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और अ वुमेन परफेक्ट। जब आप किसी चीज को बार बार दोहराएंगे तो वो चीज अच्छी हो ही जाएगी। तो यानी जब आप डेली जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आपका प्रेजेंटेशन उस तरीके का होगा, इफेक्टिव होगा, है ना भाई। एक बार में कोई चीज अच्छी नहीं हो सकती है। थॉर्नडाइक भी यही बोलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं साइकोलॉजी में।
तो बहुत सारी चीजें हैं। तो चीजें आई होप आपको समझ आ रही होंगी। तो आपका जो प्रैक्टिकल है वो आपके इंस्टीट्यूशन में होगा, आपके कॉलेज में होगा। सर आएंगे, आपको एक लेसन प्लान बनाने के लिए कहा जाएगा। देन वो लेसन प्लान आपको अच्छे से रेडी करना होगा कि इंट्रोडक्टरी जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे पुट करने हैं, या फिर एक्सप्लेनेशन कैसे देना है, टीएलएम का यूज कहाँ करना है, कितना इफेक्टिव आपका टीएलएम है, और खड़े होने का तरीका क्या है, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है। एग्जामिनर पीछे बैठ के आपको ऑब्जर्व करेगा, आपके सहपाठियों के साथ में आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इंटर्नशिप का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इन द सेंस मतलब इंटरनल जो आपके जो मार्क्स हैं वो वहां से मिल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं वो आपको अलग से दिए जाएंगे एग्जामिनर के थ्रू। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। तो मैंने भी कहा कि एग्जामिनर आएंगे, आपको पढ़ा के दिखाना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पे जब आप एग्जामिनर को पढ़ा के दिखा रहे हैं तो खेल चल रहा है। खेल इन द सेंस मतलब मेरा ये है कि भाई खेल क्या, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, आपका जो मतलब देखा जाने लगता है आपको फर्स्ट डे से। जब आप कॉलेज में फर्स्ट डे जा रहे हैं तभी से जो टीचर्स हैं वो आपको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, आप कितना डेडिकेट हैं टीचर बनने के लिए। ठीक है ना, तो उस हिसाब से ही आप का जो मतलब इंप्रेशन रहना चाहिए वो अच्छा रहना चाहिए। हर टीचर से आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में, क्योंकि मेरे क्लासरूम में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो टीचर्स से मतलब मिसबिहेव करते थे, मतलब बात बात में एक दूसरे को टॉन्ट मारना है, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बदतमीजी से बात करते थे, और इस वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता था कि पूरे क्लास को भी सजा मिल जाती थी। ठीक है, लेकिन समय के साथ में सुधार आया, सेकेंड ईयर में आते आते वो लोग भी सुधर गए। तो कुल मिला के क्या है, अगर आप हर टीचर के प्रति मतलब बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार रखते हैं, टीचर्स के सामने आपकी इमेज अच्छी है, तो आपको प्रैक्टिकल में नंबर लेने से वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में जो मेरे एक सर थे, मतलब यहाँ पे मैंने लिख रखा हुआ है कि सर ने कहा था, क्योंकि मुझे याद है ये चीज, तो जो मेरे इंस्टीट्यूशन के सर थे जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, मतलब उनका जो इफेक्ट है वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा है, और कभी लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ा कर लेंगे तो उनसे मिलने जरूर जाएंगे, और नाम बताएंगे आप लोगों को, लेकिन अभी नहीं, कभी आगे उनके साथ में ही कोई वीडियो क्रिएट की जाएगी और आप लोगों को उनके फेस के साथ में बताऊंगी कि वो सर कौन थे। ठीक है, तो सर से मेरी बातचीत होती रहती थी, तो क्योंकि हम लोग डेली स्टूडेंट थे, मतलब डेली जाया करते थे, तो थोड़ा सा कनेक्शन था कॉलेज के साथ में। तो मेरे सर हमेशा कहते थे कि भाई अगर 50 नंबर प्रैक्टिकल में मिलने हैं तो 50 में 49 यानी 50 में 49 मार्क्स जो है उस बच्चे को मिलते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बाकी सारे बच्चों को 48, 47, 45 नंबर मिलते हैं। अगर आपको 49, 50 में 50 किसी को नहीं मिलते भाई, ऐसा मेरे सर बोलते थे, और सच में ऐसा ही हुआ कि अगर 10 नंबर का प्रैक्टिकल है या इंटरनल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं तो वो 10 में 9 उस बच्चे को मिलेंगे जिसने अच्छा परफॉर्म किया है। आपने देखा होगा कि बीएड में बहुत 100% मार्क्स जो है वो कोई नहीं लेके आता है, 80 प्लस रहते हैं या 85 प्लस रहते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं लेके आ पाता है। तो यही कारण है, मेरे सर बोल रहे थे कि 50 में 50 किसी को नहीं मिलेंगे, आपको बस 50 में 49 पे कॉन्सेंट्रेट करना है। वो तब आएंगे जब आपका टीचर्स के प्रति बिहेव अच्छा होगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तभी ये सब पॉसिबल है, वरना आप भी 40, 46 या 47 की लाइन में मतलब लगे हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन लोगों को भी डेटा दिखाना पड़ता है, क्योंकि क्लास का हर बच्चा तो 50 में 50 नहीं लेके आ सकता है, क्योंकि कोई एवरेज होगा, कोई गिफ्टेड होगा। तो इस वजह से जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती है तो उसको 50 में 49 मार्क्स दे दिए जाते हैं, 2-3 बच्चों को, अदरवाइज 48, 47, 48, 47। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है अगला पॉइंट कि अगर आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं है, अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की है भाई, अगर आपने स्कूल में जाके नहीं पढ़ाया है, तब आप जो भी एग्जामिनर आएंगे उसके सामने आपके हाथ ऐसे ऐसे हिलेंगे। मजाक नहीं है, सच में ऐसा ही होता है। तो मेरी राय मानिए, आप लोग इंटर्नशिप पे जरूर जाइए, भले ही आप लोग बीएड में एक भी दिन ना गए हो पढ़ने। ठीक है, हालांकि वहां पे भी 50% अटेंडेंस मांगते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जा पा रहे हैं क्लासरूम में किसी वजह से पढ़ने, लेकिन तब भी आप इंटर्नशिप में जरूर जाएं, बच्चों को पढ़ाने जरूर जाएं, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो मोटिवेशन है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हो पाए। क्योंकि अगर आपने इंटर्नशिप में नहीं पढ़ाया तो जो भी एग्जामिनर आएंगे, मैं अपना बताती हूँ आपको, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, मैंने पूरी इंटर्नशिप कंप्लीट की थी, फिर भी मुझे एग्जामिनर के सामने डर लग रहा था।
हालांकि मैंने शो नहीं किया, लेकिन सच में अंदर से थोड़ा सा हेजिटेशन लगने लगी, मतलब थोड़ा सा अंदर से डर लग रहा था। ऐसा करना नहीं है, मतलब मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि जब 50 बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं प्लस पीछे एग्जामिनर बैठा हुआ है और आपको परफॉर्म करने के लिए कह दिया गया है, तो जाहिर सी बात है वो अगर एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चन पुट कर लिया और अगर आप नहीं बता पाए, एक बच्चे ने मुस्कुरा दिया, तो वो सारी चीजें क्या है, वो तब निकलेंगी जब आप परफॉर्म कर चुके होंगे। इंटर्नशिप में भी ऐसा होता है कि आपके जो टीचर्स होते हैं, आपके जो गाइड करने वाले होते हैं, तो वो क्या होते हैं, पीछे बैठते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं। बस वही वाली चीजें क्रिएट करी जाती हैं इंटर्नशिप में, ठीक है, जैसे कि प्रैक्टिकल में आपके साथ होगा। अगर आपने इंटर्नशिप की होगी तो प्रैक्टिकल देने में भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। और एक बात और होती है, आपका लक यहाँ पे काम करता है। देखिए जो एग्जामिनर हैं, अगर आपके सब्जेक्ट के आए हुए हैं तब आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी भाई। अगर आपके सब्जेक्ट के टीचर हैं तो उन्हें नॉलेज उससे रिलेटेड ज्यादा होगी। जैसे एसएसटी के अगर आए हैं एग्जामिनर, तो जाहिर सी बात है अगर एसएसटी आपका सब्जेक्ट है और अगर आप कुछ नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पुट करेंगे जिसमें आपको मतलब समस्या हो सकती है। तो ये आपका लक है कि वो आपके सब्जेक्ट के आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। इतनी चीजें समझ आई होंगी। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, आपको टीचर्स को पढ़ा के दिखाना होगा मस्त तरीके से, तो वो आपको नंबर दे देंगे। और इंटर्नशिप का प्रैक्टिकल से अलग होता है, मतलब इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब जो एग्जामिनर आपके इंस्टीट्यूशन में आएंगे उनको अलग से आपको पढ़ा के एक प्लान दिखाना पड़ेगा। इतनी चीजें आई होप आपको समझ आई होंगी, ठीक है। अब हम वाइवे की तरफ चलते हैं भाई, सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। अभी देखिए जब आप बीएड में गए होंगे तो 2-3 दिन बाद ही आपको असाइनमेंट या फिर फाइल्स दे दी गई होंगी और आपको लगता होगा पता नहीं यार मेरे साथ क्या खेल चल रहा है, हमेशा लिखवाते ही रहते हैं, क्योंकि बीएड में बहुत सारा वर्क रहता है। फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, आपसे फाइल ही लिखवाते रहते हैं वो लोग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने आप अगर मैं पूरी टोटल गिनूं तो मैंने 40 के करीब जो फाइल थी वो लिखी थी। मतलब टोटल अगर मैं समझूं या फिर बताऊं तो मैंने 40 फाइल्स को अच्छे से लिखा था और उसमें 1-2 पन्ने भी नहीं थे, अच्छे खासे 15 या 20 पेजेस होते थे हर फाइल में, वो सारी चीजें थी। तो अगर आप फाइल लिख रहे हैं, आपको जो फाइल्स दी जा रही हैं, जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड वाइवा आपसे पूछा जाता है। हम पहले तो ध्यान नहीं देते हैं भाई, हमें लगता है पता नहीं इसका यूज कहाँ होगा, लेकिन बाद में वाइवे में जो क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं, क्योंकि वो असाइनमेंट या जो फाइल आपको दी जा रही है वो मेन टॉपिक पे ही दी जाती है। जैसे हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाएगा, जिससे कि आपकी आदत पड़े पढ़ाई करने की, क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसकी पढ़ाई करने की आदत जो है वो छूट जाती है। लेकिन बीएड में जब हम आते हैं तो हम इतना ज्यादा लिखते हैं फिर एक बार को मन कर ही जाता है कि यार क्या लिखा हुआ है, लो देख ले, समझ के लिख ले, है ना। तो वो सारी चीजें हैं। तो असाइनमेंट या जो भी फाइलें आपको मिल रही हैं वो आप सोच समझ के अच्छे से लिखें, जो टॉपिक है उसको समझ के लिखें, वो आपको आगे काम आएगा जब आप वाइवा देने जाएंगे बीएड का। यानी जो भी सिलेबस है आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मिला के अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते तो आप आराम से वाइवा दे सकते हैं। आपको ये कहेगा इतना लंबा चौड़ा सिलेबस कौन पढ़ेगा, भाई पढ़ना तो आपको पड़ेगा अगर आपको अपना वाइवा अच्छा देना। तो जो वाइवा होता है वो ग्रुप में होता है, जो मैडम है या जो टीचर है वो आपको ग्रुप पे अंदर बुलाएंगे, 5-5 बच्चों को एक साथ बुला लेती है, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो एक बच्चों को बुला के वाइवा ले सके, ठीक है। तो ग्रुप में बुलाने के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। नेगेटिव बात करें तो क्या पता आपको आंसर देने का मौका ही ना मिले। प्लस पॉइंट क्या है कि सारे इस बार के जितने भी बच्चे आए हैं उन सबको एक जैसे नंबर दे दिए जाते हैं। जैसे इस बैच में अगर किसी लड़की ने मतलब 5 बच्चे अंदर गए तो और एक लड़की ने अलग से पर्टिकुलर आंसर दे दिया तो उसको 48 नंबर दे दिए, बाकी सबको 47 दे दिए। इस तरीके से होता है। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आप आंसर दे ही नहीं, आपको आंसर देना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि एग्जामिनर आपसे नहीं पूछ रहे हैं तो अगर आपको उनका क्वेश्चन पुट किया हुआ आता है तो आप कुछ बताने की कोशिश करें जिससे कि आप उनकी नजर में आ सके, ठीक है। तो वो आपको भी उतने अच्छे मार्क्स देंगे, ठीक है। अगला क्या है, बहस नहीं करनी है और नहीं आता है ऊपर से, मतलब मेरे सर हमेशा कहा करते थे कि अगर एग्जामिनर काले को सफेद कहे तो आपको सफेद ही बोलना है, ठीक है। मतलब वो जो कहेंगे गलती अगर आपकी है उस गलती पे अड़ना नहीं है। मतलब बहुत लंबा डिस्कशन नहीं चलना चाहिए आपके और एग्जामिनर के बीच में कि आप टीचर्स के सामने एग्जामिनर से जबान लड़ा रहे हैं या ऐसी सारी चीजें कर रहे हैं कि नहीं यही ठीक है ये वो। तो जो एग्जामिनर को मतलब कहते
पढ़ते रहे या आपके जो भी टीचर्स हैं, आपको बस उनके पीछे पीछे चलना है, जो वो कहेंगे वो आपको करना है। तो आपको प्रैक्टिकल और वाइवे में हर जगह बेस्ट नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपकी अगर इमेज अच्छी होती है तभी आपको वाइवे या प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिलते हैं, अदरवाइज कोई भी आपको अच्छे नंबर नहीं दिलवा सकता है, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा बदतमीज हैं या आपने टीचर्स के साथ मिसबिहेव किया है या एग्जामिनर के साथ ठीक बिहेव नहीं किया है, तो वो सारी ही चीजें नोट होती हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ठीक है। अगला देखिए अपना जो कॉन्फिडेंस है वो हाई रखना है और साथ ही में आपको मोटिवेट रहना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि वहां जाके लो फील करने लगे हैं। आपको जितना आता है उतना काफी है। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, हमें लगता है कि हमें नहीं आती हैं, लेकिन हमें आ रही होती हैं, क्योंकि अगर आप डेली का डेली कॉलेज जाते हैं और वहां बैठ के पढ़ते हैं, टीचर्स जो भी थोड़ा बहुत आपको बता रहे हैं उस हिसाब से अगर आप पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं चीजों को, तो हाँ आपको, जैसे आपने बागी मूवी देखी होगी उसमें क्या होता है, पहले दिन से उससे खाना परसवाया जाता है, पोछा लगवाया जाता है, तो वो कहता है कि ये कैसी ट्रेनिंग हो रही है, आपने ट्रेनिंग ही नहीं शुरू की। तो जो गुरुजी होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग तो पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। जस्ट ऐसे ही बीएड में होता है, आपसे कुछ कुछ काम तो करवाए जा रहे होंगे, आपको लग रहा होगा यार पता नहीं क्या करवाना है, कैसे करवाना है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा था। मैं डेली जाती थी और तब मुझे वैल्यू समझ में आई उस चीज की। आपको मेरी पर्सनालिटी में दिख रहा होगा कि किस तरीके से चीजों को मतलब बताना है, या जो तरीका है आपका एक्सप्लेन करने का, बताने का, वो कैसे बिल्ड होता है, धीरे धीरे आप देखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस मोटिवेशन मतलब रखना है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। बाकी आपके टीचर्स ने जो जितना बताया है आपको वो धीरे धीरे आता चला जाता है। फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, सेकेंड ईयर में पढ़ा है, तो जो सारी चीजें हैं वो आपको धीरे धीरे करके आने लगती हैं। फर्स्ट ईयर में कुछ कम समझ आता है, फिर सेकेंड ईयर में आते आते चीजें आपको अच्छे से समझ आने लगती हैं, तो वही सारी चीजें वाइवे में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अगला देखिए, आपका ड्रेस पहनने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि जो लड़कियां होती हैं उनके लिए काली बिंदी बहुत अच्छी मानी जाती है, कि जब वो टीचिंग करने जाएं तो काली बिंदी लगा के प्रॉपर पोनीटेल होनी चाहिए या जूड़ा होना चाहिए। अगर साड़ी वाला कॉन्सेप्ट है तो साड़ी भी मतलब पहन सकती हैं, और लड़के तो प्रॉपर पैंट शर्ट में ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको ड्रेस पहन के जाना है, ऐसा नहीं है कि आप कलर ड्रेस में चले गए तो भाई इसके तो माइनस हो जाते हैं ना नंबर। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि गंदी पहन के चले गए हैं, शर्ट बाहर है, कॉलर खड़ा है, बाल खड़े हुए हैं, क्योंकि एक आइडल जो टीचर होता है उसकी पहचान क्या होती है कि वो बिल्कुल अच्छा भला दिखना चाहिए। आपने किसी भी टीचर को देखा होगा तो ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा स्टड दिख रहा हो, मतलब शरीफ दिखता है, वो अच्छा दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ ये टीचर है ना। ऐसा नहीं है कि वो देख के इंसान कुछ और ही समझ बैठे। तो प्रॉपर आपके बाल कोम होने चाहिए, या फिर ऐसा लड़कियां होती ना बाल खोल के आ जाती हैं, नहीं वो तरीका गलत है। तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए, एक हाथ में घड़ी होनी चाहिए, मतलब लगना चाहिए कि आप एक वाइवा देने आए हैं, ठीक है। अब क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे तो वो भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर यही पूछते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, आप, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये किसी ने सोचा भी होगा कि यार ऐसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। लेकिन पहले, क्योंकि मेरा नाम जो है वो आर से आता है तो बहुत पीछे रोल नंबर है मेरा, तो आगे क्या रहता है, आगे जितने भी बच्चे थे उनसे पूछा गया था ये क्वेश्चन, और मैंने पूछ लिया था कि सर ने कौन सा क्वेश्चन पूछा है। बाद में जो है हम लोग उस फुल फॉर्म को रट के चले गए थे, ठीक है। तो क्या रहा कि जैसे आपने देखा होगा, आपका जो बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं वो ईपीसी पढ़ते हैं, ईपीसी 1, ईपीसी 2, ईपीसी 3, एंड सेकेंड ईयर वाले बच्चे पढ़ते हैं ईपीसी 4। तो भाई वो ईपीसी है क्या, ईपीसी की फुल फॉर्म पूछ ली सर ने, और आधे बच्चों को पता ही नहीं था। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर ने पूछा था कि ईपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं ईपीसी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपको रेडी करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर सर पूछते हैं, ठीक है। अगला भाई, अगला क्या है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी पूछेंगे, उसके तीनों पक्ष के बारे में पूछ सकते हैं, भावात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक। तो सारे ही आपको रेडी करके जाना है, यानी ब्लूम की टेक्सोनॉमी आपको अच्छे से लर्न करके जानी है, अच्छे से पढ़नी है। ये मैंने कुछ टॉपिक लिख दिए हैं, वैसे तो आपको अपना पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादातर जो एग्जामिनर है वो पूछते हैं और पूछे थे इवन, ठीक है।
अगला, थॉर्नडाइक के लॉस कौन कौन से हैं, मतलब थॉर्नडाइक के जो नियम है, लॉ ऑफ रेडीनेस, वो सारी चीजें। अगला क्या है, आदर्शवादियों का शिक्षा दर्शन, मतलब मैंने हमेशा से ही कहा है जितने भी वाद हैं उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि क्वेश्चन ना आया हो प्रकृतिवाद या आदर्शवाद से, या जितने भी वाद हैं उनको पढ़ के आपको जाना है। मैंने बनाई हुई है वीडियो, अगर नहीं समझ में आता है तो बताइए, दोबारा से बोर्ड पे भी डिस्कस किया जा सकता है। तो आदर्शवाद है, यथार्थवाद है, मानवतावाद है, ऐसे बहुत सारे वाद हैं, है ना, जिसको आपको, या प्रयोजनवाद है, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद और आदर्शवाद जो है वो बहुत ज्यादा बार आया हुआ है और उसी से रिलेटेड वाइवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट में कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उनको आपको निकालना है और उसको अच्छे से रेडी करके जाना है। मेन अलग अलग हमें पता चल जाता है भाई, अगर हम टीचर हैं तो हमारी जो नजर है वो एक बार अगर आप घुमाएंगे तो कुछ कुछ मेन चीजें आप मतलब दिखेंगे, कैची होती हैं कुछ चीजें, तो आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो वो चीजें आपको अच्छे से रिवाइज करके एक बार अच्छे से देख के जानी है और आपका वाइवा बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अगला देखिए, थॉर्नडाइक के जो लॉस है वो हम देख ही चुके हैं। उसके बाद में फॉर्मेटिव और समेटिव जो असेसमेंट है वो पूछा जा सकता है। असेसमेंट क्या है ये भी पूछा जा सकता है। इवैल्यूएशन और असेसमेंट में क्या डिफरेंस है ये पूछा जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अगला, फीडबैक क्या है, यानी पृष्ठ पोषण क्या है, मतलब नेगेटिव कैसा होता है, पॉजिटिव कैसा होता है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जामिनर है वो पूछते हैं। माइक्रो टीचिंग क्या होती है, जब हम लोग वहां पे प्रैक्टिकल दे रहे थे तो सर ने अचानक से एक लड़की से पूछ लिया कि भाई बताओ जरा माइक्रो टीचिंग में हम कौन से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वो लड़की 2 मिनट के लिए समझ नहीं पाई, उसने कहा कि सर स्कूल के बच्चों को, छोटे बच्चों को। तो सर ने फिर मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि हाँ, अपने ही ग्रुप के बच्चों को पढ़ाया जाता है। 5 बच्चों का ग्रुप होता है तो है उसी में, या 5 या 6 ऐसे बच्चों का ग्रुप होता है, अपने ही क्लासमेट को पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग में हम किन बच्चों को पढ़ाते हैं, या कौन से बच्चे होते हैं जिनको हम माइक्रो टीचिंग में पढ़ाते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, ये सारा क्वेश्चन है। उसके बाद में हम बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्हीं 5 एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के नेम। ये क्वेश्चन मुझसे पर्सनली पूछा गया था कि 5 एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के नेम बताइए। तो आप आराम से बता सकते हैं कोई भी, जैसे कि थॉर्नडाइक हैं, स्किनर हैं, ब्लूम ही हैं, ऐसे बहुत सारे हैं हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जिनके नाम आप बता सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर है। अगला देखते हैं, तो सब्जेक्ट आपका जो भी पेडागोजी का सब्जेक्ट है वो पूछेंगे कि आप जैसे सोशल स्टडी के आप टीचर हैं, आपका जो सब्जेक्ट है वो सोशल स्टडी है, तो वो पूछेंगे कि सोशल स्टडी के टीचर्स में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अगला देखें तो बीएड की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ये थोड़ा मतलब इजी है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बीएड की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, ऐसे ही क्या है, माइक्रो टीचिंग में कितनी स्किल होती हैं, जैसे प्रस्तावना प्रश्न होता है, खोजपूर्ण प्रश्न होता है, पुनर्वलन होता है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग दी है, लेकिन हाँ आप किसी भी तरीके से बता सकते हैं। 14, 6 जो भी आपको पता है आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में बताइए। अगर वो पूछते हैं तो भले ही आपको सारी नहीं पता है, लेकिन आप 1-2 तो गिनवा ही सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि प्रस्तावना है, पुनर्वलन है, खोजपूर्ण प्रश्न है, व्याख्या है, व्याख्यान है। तो बहुत सारी स्किल होती है जो कि आप, जिसके जरिए आप बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन टोटल हुए 12। अब 13वां क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जितनी बार आई है उतनी बार आपको बतानी है। 68 वाली, 86 वाली, मतलब जितनी बार रिवाइज हुई है वो सारी ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको पढ़ के जाना है। 14 क्वेश्चन ये है कि आपका बोर्ड पे खड़े होने का तरीका कैसा होना चाहिए, एंगल कैसा होना चाहिए, यानी 45 डिग्री पे आप खड़े होंगे एंगल पे, तब आप अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। एक बार कुछ इस तरीके से होना चाहिए, पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए ताकि पीछे वाला बच्चा आपके चौक फेंक के ना मार सके। हाँ, ऐसा होता है कि कुछ लोग इस तरीके से खड़े होकर पढ़ाते हैं और पीछे वाले बच्चों से कोई मतलब नहीं होता है, तो ये गलत तरीका है। आपको अपना आधा फेस बोर्ड पे रखना है और आधा फेस बच्चों की तरफ रखना है। ठीक है, इतनी चीजें समझ आई आपको।
अगला एनसीटीई की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, या एनसीटीई क्या है ये पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी क्या है ये पूछ सकते हैं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये मैंने कुछ मेन क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए हैं। आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के बहुत काम आ सकेगी और सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो सकेगी। फिर भी अगर आपकी कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए सच में दिल से आपका धन्यवाद है। बस इसी वजह से वीडियोस मैं ला पाती हूँ इस चैनल पे, इतना मतलब बिजी शेड्यूल होने के बाद भी। और अगर आपको कोई अदर टॉपिक चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वरना हम लोग सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक वाइज तो वीडियोस देख ही रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।